नमस्कार, मैं हूँ नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। मेरे साथ हैं राजेश चतुर्वेदी और हम लोग बात कर रहे हैं जो इस समय की बड़ी खबर रही है पिछले कल कल देर शाम से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर उपराष्ट्रपति पद से, जिसको लेकर बहुत सारे अर्थात लगाए जा रहे हैं और बहुत सारी सनसनी भी मची हुई कि जैसे कि कुछ बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। पर राजेश और मैं इस बारे में बात करने वाले हैं कि उनका जब तक उस पद पे रहे उनको हम लोग किस तरह से याद करेंगे कि बतौर वो एक संसदीय पद पर, संवैधानिक पद पर, संसदीय मर्यादाओं के एक तरह से कस्टोडियन की तरह उनका उनकी भूमिका कैसी रही और उन्हें हमें किस तरह से याद करना चाहिए। तो वो 2022 से 2025 के बीच में वो रहे और वो लगातार विवादों में घिरे रहे। साफ-साफ तौर पर उनसे उनके बारे में कहा जाता रहा है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बैटिंग करते रहे। विपक्ष को लेकर उनका रवैया खासा नकारात्मक रहा। कई नेताओं के साथ उन्होंने खुले तौर पे बदतमीज़ियाँ की और जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं और दूसरी तौर पे जो बाकी जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं भारत की जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है या राज्यपाल की भूमिकाएँ वगैरह को लेकर है, तो वहाँ-वहाँ पर वो भी वो अपनी टीका-टिप्पणी करने से वो चूके नहीं और वहाँ-वहाँ भी जहाँ उन्होंने खासे विवादास्पद बयान लगातार देते रहे। तो राजेश ये एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति का विवादास्पद कार्यकाल रहा और उसको लेकर यकायक जो है बहुत संजीदगी से क्यों लिया जा रहा है उनके जाने को? नमस्कार। देखिए, ये मतलब वाकई बड़ा रोचक है और दिलचस्प है, क्योंकि हमने अभी विवादों की बात की कि जब तक उनके जो विचार हैं या उनके बयान हैं या उनकी कार्य पद्धति विवादास्पद रही, तब तक वो जो है मतलब कायम रहे। बल्कि कायम क्या रहे कि वो बरकत होती रही उनके काम में। और आप याद करिए, आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ अगर, तो वो उनकी जो बुनियाद है वो तो समाजवादी बैकग्राउंड के थे, वो हैं मतलब सोशलिस्ट थे। और फिर जो जनता दल में आए और कांग्रेस से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मतलब और फिर वकील रहे, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की, सांसद रहे और विधायक भी रहे राजस्थान से। राजस्थान के ही हैं वो, इनफैक्ट जाट हैं बिरादरी से। और मैं इसलिए जाट बिरादरी और ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये उन्होंने खुद ही पिछले दिनों विंटर सेशन में, शीतकालीन सत्र में, जब उनका विपक्ष के साथ विवाद हुआ, और विवाद इस बात पे हुआ कि उन्होंने जो है 100 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया था। और इस बात पर उनकी बड़ी मुखालफत हुई थी और इवन अपोजिशन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लेके आया था। और वो टीएमसी के एक सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने बाकायदा उनकी मिमिक्री की थी। और वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो वो ज्यादा बड़ा सवाल बन गया था कि साहब सभापति की मिमिक्री की जा रही है। और विपक्ष से सवाल किए जा रहे थे मीडिया की तरफ से कि बताइए आप। और विपक्ष कह रहा था कि बजाय जो है सभापति की भूमिका पर सवाल करने के, आप उल्टा विपक्ष से सवाल कर रहा है मीडिया कि भाई इनकी मिमिक्री क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने उपराष्ट्रपति, तब वो उपराष्ट्रपति थे, वो जाहिर है, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आप मेरी मिमिक्री करिए, मेरी नकल उतारिए, लेकिन इस कुर्सी पे तो आघात मत करिए और मेरी बिरादरी को आप निशाना बना रहे हैं, मतलब जाट बिरादरी को निशाना बना। तो खैर ये भी उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने आसंदी पर बैठकर अपना जाट होने का लोगों को ऐलान किया और मेरे ख्याल से उनके जो सारे विवादित बयानों को एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने क्या-क्या कहा था इस पूरे दौर में, जिसको लेकर हमारे दर्शक खुद तय कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का उस पद पर होना, वो खुद ही अपने आप में मिमिक्री थे या उनके लिए मिमिक्री की जानी जो थी वो ज़्यादा संजीदा मामला था।
तो उन्होंने दिसंबर 22 में अपनी जो पहली स्पीच दी, उसी में उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो भर्तियां हैं, जो एनजेएसी होता है जिससे जजेस अपॉइंट होते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट्री जो संप्रभुता है, संसदीय संप्रभुता को एक तरह से वो पहुंचाता है, वो कंप्रोमाइज हो जाती है उसके कारण जो है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी का भी विरोध किया और कहा कि ये जुडिशियल जो न्यायिक स्वतंत्रता जो है, स्वायत्तता जो है, उसको लेकर उनकी उनकी टीका टिप्पणी रही। फिर उन्होंने जब ये तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, जो कि फाइलों पे कुंडली मारकर बैठे रहे बिना फैसले किए महीनों तक, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट की ताश लगाने की कोशिश की। तो ये सब जगदीप धनखड़ जो है बतौर उपराष्ट्रपति और वहां के राज्यसभा के अध्यक्ष होने के नाते ये करते रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये 146 सांसदों को जब बर्खास्त किया गया, निलंबित किया गया वहां से विंटर सेशन में, तो उन्होंने कहा कि ये तो उनका बहुत ही खराब व्यवहार था और ये बिल्कुल ही मतलब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, इसलिए तो हमको करना ही जरूरी था उनके लिए। और उन्होंने ये कहा कि जब एक पार्लियामेंट में एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो उन्होंने कहा कि सैक्रिलेज है, और उसको लेकर रूलिंग पार्टी को लगातार वो फेवर करते रहे। उन्होंने राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता थे उनके बारे में कहा कि ये जो है ये राष्ट्र शत्रु की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की तुलना नरेंद्र मोदी से की अपनी बातों में। तो और बाकी वो उन्होंने जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनको जया अमिताभ बच्चन कहा, और जब जया बच्चन ने इस पर ऐतराज किया तो उन्होंने उनके साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ पेश आए उनके साथ। Maybe sitting on the chair. And I remember when I went to school. Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. One second, honorable members. You have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. ये सब वो लगातार करते रहे हैं टीएमसी के सांसदों के साथ, खासतौर पर क्योंकि वो इसके पहले वो कोलकाता में राज्यपाल थे और ममता बनर्जी के साथ उनकी कभी नहीं बनी। तो उनके भी जो सांसद डेरेक ओब्रायन हैं या महुआ मोइत्रा हैं, उन सबके साथ वो लगातार, महुआ मोइत्रा के साथ डेरेक ओब्रायन उनकी राज्यसभा में है, तो उनके साथ वो लगातार उनकी झड़पें चलती रही इस तरह से। वो कभी भी किसी के साथ ऐसा लगा नहीं कि वो बतौर स्पीकर, बतौर राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वहां पे, कि वो वहां पे उसको चलाने आए। तो वो हमेशा अपनी हाँकने में लगे रहे, अपनी हेडमास्टरी दिखाते रहे और अपनी ऐसी बातें करते रहे जिसको लेकर कहीं भी परिपक्वता की निशानी शायद नहीं दिखलाई पड़ती। राजेश? हाँ, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, ये विडंबना मैंने इस्तेमाल किया है कि ये विडंबना है कि तमाम विवादास्पद बयान देने के बाद वो बरकरार रहे। और आपने जो जिक्र किया पश्चिम बंगाल का, उनका जो राज्यपाल के नाते जो उनका रोल था, वहाँ भूमिका थी, वो जब तक वहां रहे तब तक उनकी भूमिका पे तमाम तरह के सवाल उठते रहे। और उनका पश्चिम बंगाल की सरकार से या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जिस तरह से 1 to 1 होता था, मतलब आए दिन खबरें बनती थी, हेडलाइंस बनती थी, तो उनकी जो मतलब उनका जो आचरण या जो उनकी जो भूमिका थी राज्यपाल के नाते, वो उनके जो तमाम तरह के बयान थे, वो जैसे एक बार वो निकल चुके थे, दौरे पे निकल चुके थे सड़कों पर, और फिर वो उनको पुलिस ने रोका, मतलब तो वो पुलिस से उनकी हुज्जत हुई थी। तो उन्होंने मतलब तमाम काम किए पश्चिम बंगाल में जब वो गवर्नर थे, मगर वो सब करने के बाद उसका नतीजा क्या हुआ कि उनको तरक्की मिल गई, उनको प्रमोशन मिल गया।
उनको वहां से पदोन्नत करके उपराष्ट्रपति बना दिया गया। अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका वो जो उनका अंदाज था, जो उनकी शैली थी, भाई उन्होंने भी अब 2003 में वो भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हुए थे और मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सीधे पहले गवर्नर बनाया और फिर उपराष्ट्रपति बना दिया। उपराष्ट्रपति बना दिया मतलब राज्यसभा का सभापति बना दिया, ठीक है। अब हम इस नजरिए से देखें अगर, तो आज की स्थिति में माने कल तक जो संसद के दोनों सदन है उनके सभापति जो है कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी की सरकार ने जो धनखड़ साहब बंगाल में रहते हुए कर रहे थे उसको इतनी तरजीह दी कि उन्होंने ये इस चीज को भी नजरअंदाज कर दिया कि संसद के जो दोनों सदन हैं उनका जो हेड है, वो जो पद है, वो जो चेयर का जो पद होता है सभापति का, लोकसभा में अध्यक्ष का होता है, राज्यसभा में सभापति का होता है, वो दोनों ही पद जो है राजस्थान को दे दिए गए। अगर हम मतलब इसको पॉलिटिकल एंगल से देखें तो इस चीज की भी परवाह नहीं की गई और एक ऐसे शख्स को दे दिया गया वो पद जो कि मूलतः भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। तो वो क्यों दे दिया गया? क्योंकि उनकी जो सीआर थी, जो सीआर होती है ना, सीआर कैरेक्टर रोल, तो उनकी चरित्रावली जो है, हाँ, उनकी जो चरित्रावली है उसमें डबल स्टार 3 स्टार दिए जा रहे थे, तभी ना उनकी गवर्नर से उपराष्ट्रपति के पद पर पदोन्नति हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनके तमाम विवादास्पद बयान और उनका अंदाज, वो जब तक उनको मतलब भारतीय जनता पार्टी को या उसकी सरकार को, उसके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करता रहा, तब तक वो तमाम विवादास्पद चीजों के बावजूद अपने पद पर बने रहे। पद पे ही नहीं बने रहे, उनकी प्रगति भी होती रही और उनके तमाम विवादित बयानों को नजरअंदाज किया जाता रहा। जैसे कि मसलन आप देखिए देश में कई ऐसे नाम हैं, चाहे वो नितेश राणे हो, चाहे वो अपने दुबे जी हो झारखंड वाले सांसद महोदय, या और भी वो कालांतर में रमेश बिधूड़ी थे, या और इस तरह के जो लोग थे जिन्होंने तमाम विवादित बयान का एक पूरा एक लिस्ट तैयार की है। उनको क्यों मतलब उनको भी नजरअंदाज किया ही जाता रहा है ना, क्योंकि सूट करता है वो सब। वो जब तक हमारी सियासत को सूट करती है चीजें, तब तक आप अपने पद पर बने रहते हैं। इसीलिए ये आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, ये हैरत व्यक्त की जा रही है कि अचानक धनखड़ साहब ने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि भाई उनकी तमाम विवादित चीजें तो उनको प्लस बना रही थी, उनकी जो हैसियत है उसको उसमें इजाफा कर रही थी वो तमाम विवादित चीजें, क्योंकि वो सूट कर रहा है। अब ऐसे में फिर तो उनको क्यों अचानक ये निर्णय लेना पड़ा और स्वास्थ्य कारण बताते हुए इस्तीफा देना पड़ा, जबकि वो 10 दिन पहले जेएनयू के कार्यक्रम में क्या बोल रहे थे? जेएनयू के कार्यक्रम में वो बिल्कुल फिट थे शारीरिक रूप से, और बड़ी जो सटायर वगैरह देते हैं उस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि बताया, अंग्रेजी में बोला कि मैं जो है अपने सही वक्त पे रिटायर हो जाऊंगा। और सही वक्त क्या है ये भी उन्होंने खुद बताया कि अगस्त 2027, मतलब आज से आप गिने तो 2 साल, कल लगभग 25 महीने उनके बाकी थे कार्यकाल में। और अभी कल ही मतलब उन्होंने 9:30 बजे करीब एक्स पे ये अपना रेजिग्नेशन लेटर पोस्ट किया है, रात में 9:30 बजे, और दोपहर में 3:30 बजे पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो उनका कार्यक्रम जारी कर रहा है प्रेस रिलीज के माध्यम से कि उपराष्ट्रपति महोदय 23 जुलाई को, माने कल जो 23 जुलाई आएगी, टुमारो, आज हम 22 तारीख को बना रहे हैं वीडियो, 23 तारीख को उपराष्ट्रपति महोदय का राजस्थान का जयपुर का एक दिन का कार्यक्रम बाकायदा पीआईबी ने जारी किया।
और ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं कि वो शाम तक राज्यसभा में ही थे, तमाम बैठकें, और उन्होंने कल इनफैक्ट मॉनसून सेशन की शुरुआत की और बड़े मतलब सहज भाव से की, टाइम पे सारी चीजें हो रही थी। हालांकि बीच में एक वाकया वो हुआ क्वेश्चन आवर में शायद, जब वो नियम 267 के तहत लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले की बात उठाई, सिंदूर ऑपरेशन की बात उठाई, है ना, वो बातचीत आगे बढ़ रही थी, तभी इंटरवीन करते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि भाई, जब वो विपक्ष की तरफ से बोल रहे थे लोग, तो उन्होंने ही कहा जेपी नड्डा ने कि भाई आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं आने वाली है, मैं जो कुछ कहूंगा वही बात रिकॉर्ड पे आएगी, क्या आपको ये मालूम नहीं है? और चेयर पे धनखड़ साहब बैठे ये सुन रहे थे। खैर ये उस वाक्य का इससे कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन वो जो उन्होंने हेल्थ को मुद्दा बनाते हुए जो रिजाइन किया है, तो सवाल इस बात का भी है कि क्या वो इस्तीफे का कारण है? क्योंकि अभी क्या, अब जैसे हम जो विवादों की बात कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि चूंकि धनखड़ जी बड़े विवादित बयान देते थे और उनका जो आचरण था वो बड़ा मतलब सहज नहीं लोगों को महसूस होता था, इसलिए उनको मतलब इस्तीफा देना पड़ा या इस्तीफे के लिए कह दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। उनसे जो लग रहा है, मतलब जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने, उससे जो उनकी कल तो वो जाने वाले थे राजस्थान, अचानक मतलब स्वास्थ्य खराब हो गया, और इस हद तक हो गया, मतलब आप समझिए ना कि कुर्सी मतलब नहीं, कैसे खैर ये तो मिलती। पता ही है कि ये एक बहुत झूठा बहाना उन्होंने लगाया है, और जाहिर तौर पे ये कोई इस तरह से तो नहीं कि जो सर्व सहमति से और प्यार से ये चीज हुई है। जिस तरह से उन्होंने अपने समय में राज्यसभा के सांसदों से, जो खास तौर पर जो विपक्ष के थे, उनके साथ जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बदतमीजी, जिस तरह के विवादास्पद बयान उन्होंने जारी किए थे, और उस समय वो अपनी धौंस पट्टी में जब वो रह रहे थे, शायद वैसा ही कुछ उनके साथ भी हो गया, ऐसा लगता है। अभी तो साफ-साफ पता नहीं है इसको, और ना ही शायद शायद किसी को इस तरह से इस बारे में, तो उस बारे में कयास बहुत सारे लग रहे हैं। पर मेरा सवाल दूसरा है, कि मेरा सवाल ये है कि धनखड़ साहब के जो कल जो इस्तीफा देने के बाद यकायक बहुत सारे लोगों के द्रवित हो गए हैं, दिल की बहुत मासूमियत के साथ बेचारे को जाना पड़ रहा है, और इसमें कुछ और गेम है। तो हम उस गेम के कारण उनको उन पे सवाल, उनके जाने पर सवाल कर रहे हैं। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये व्यक्ति, और क्या इस तरह के व्यक्ति इस तरह के पदों के लिए सुपात्रता रखते भी हैं कि नहीं रखते हैं? क्योंकि उनका जो पूरा जो बर्ताव रहा, वो लगभग वैसे ही जैसे कि चुनाव आयोग इस समय बिहार में कर रहा है, कि आप साफ-साफ दिख रहा है कि आप एक तरफ़ा खेल कर रहे हैं, और वो सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए है। जबकि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जहाँ पर आपको निष्पक्ष हो रहना चाहिए, आपको गरिमामय भी रहना चाहिए। तो जो जितना धनखड़ साहब ना तो निष्पक्ष रह पाए, और न ही जो है गरिमा बना के रख पाए। तो अब जब जब और इसलिए उनको याद रखा जाएगा। मेरे ख्याल से धनखड़ साहब चले जाएंगे अपने बयानों के साथ और जो भी उन्होंने किया है, पर लोग शायद वो मिमिक्री देख के अभी भी आगे भी हंसते रहेंगे, जो कि उनके उनके बारे में उनके द्वारा संसद से निकाले गए एक सांसद ने की थी, और जिसको लेकर वो काफी बुरा मान गए थे कि मेरे साथ देखो कितना बुरा हो रहा है कि ये जो हुआ है। तो मतलब मुझे समझ में आता कि लोकतंत्र का हम जो मजाक उड़ा रहे हैं, उड़वा रहे हैं, और उसके साथ ही जो जघन्यताएं, क्रूरताएं जो जो वो खुद कर रहे थे, तो क्या ये उनके साथ भी वैसा ही हुआ है, या फिर एक ये कि अब आपकी भूमिका, प्रासंगिकता एक तरह से खत्म हो गई है हमारे हमारे निजाम में, हमारी तरफ जिस तरह से हम देखते हैं, तो इसलिए अब आप हो गया, ठीक है, अब आप देखिए रास्ता देखिए, ये है मामला। हाँ, ये यही है। और देखिए, ये 2014 के बाद जब से मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ है, तब से जो जो निजाम चल रहा है उसमें तो आप कुल मिला के यस मैन चाहिए, और आपको जब तक उनको सूट कर रहा है, तब तक, जब तक आप प्रासंगिक हैं उनके लिए, आप उनके लिए मतलब उपयोगी हैं, तब तक ठीक है। जब जब लगेगा
कि दिक्कत हो रही है हमको, हमारे लिए परेशानी बन रहे हैं, तो फिर जो है अलग कर दिया जाता है। आप याद करिए ना सतपाल मलिक के साथ क्या हुआ। सतपाल मलिक ने जब सवाल खड़े किए तो उनको धीरे 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 करके खत्म कर दिया, मतलब उनको तो अलग कर धनखड़ दिया। ने अभी तक कोई सवाल खड़े नहीं किए। धनखड़ तो बेसिकली आपकी तरफ से, उनकी मतलब एक तरह से सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से बहुत ही क्रूरता के साथ बैटिंग कर रहे थे। वही तो बात है कि, उस पे आते हैं ना अपन अभी। ये जो कल जो हुआ है, कल दिन भर में जो हुआ है, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हम लोग उस पे बात करना चाहिए कि देखिए, रात को जब 9:30 बजे धनखड़ साहब का वो जो एक्स पे रेजिग्नेशन लेटर आता है, उसके बाद मतलब करीब समझिए आप 1.5 घंटे बाद, रात को 11:08 का टाइम है, उसमें जयराम रमेश है, कांग्रेस के एमपी और वहां के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। उसमें उन्होंने ये रिवील किया है, ये बताया है, वो उन्होंने हैरत, जाहिर है आश्चर्य व्यक्त करेगा मनुष्य जो है। उन्होंने कहा है कि भाई शाम तक तो हम सब साथ में थे, हम सब मतलब मैं और भी मेंबर राम जो है राज्यसभा के सदस्य और धनखड़ साहब के साथ थे हम सारे लोग, और 7:30 बजे शाम को तो मेरी उनसे बात हुई है टेलीफोन। किससे बात हुई है? धनखड़ साहब से बात हुई। तो बोले क्या हुआ असल में कल कि 12:30 बजे दोपहर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो कार्य मंत्रणा समिति कहलाती है, उसकी बैठक थी। और कार्य मंत्रणा समिति में जो एजेंडा होता है, भाई मानसून सेशन शुरू हो गया था, तो जो कार्यसूची होती है उस पे निर्णय लिया जाता है और कार्यसूची तैयार की जाती है कि हमको क्या क्या चीजें एजेंडे पे लेनी है। तो उसमें जो कार्य मंत्रणा समिति के जो सदस्य होते हैं, जाहिर है रूलिंग पार्टी का नेता होता है, सदन का नेता, विपक्ष का नेता और दीगर मेंबर होते हैं, और राज्यसभा के सभापति तो होते ही होते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में वो बैठक होती है। तो 12:30 बजे की जो बैठक हुई कल, उसमें सारे लोग मौजूद थे, और फिर 12:30 से 1 तक वो बैठक चलती है। 1 बजे ये तय किया जाता है कि साहब, चूंकि उसमें जाहिर है कुछ चीजें तय नहीं हो पाई होंगी, निष्कर्ष नहीं निकला होगा, तो ये तय किया गया कि अब हम शाम को 4:30 बजे मिलेंगे, 4:30 बजे बैठक होगी। अब 4:30 बजे बैठक होती है, उसमें सब पहुंच जाते हैं, मगर 2 लोग नहीं पहुंचते, और वो 2 लोग कौन है? सदन के नेता जयप्रकाश जो जेपी नड्डा साहब और संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू, दोनों ही गैरहाजिर है। आप समझ रहे हैं, सरकार उसमें उपस्थित नहीं है उस मीटिंग में। तो अब 4:30 बजे जब चूंकि संसदीय कार्य मंत्री नहीं है, सदन का नेता मौजूद नहीं है, तो 4:30 बजे की जो बैठक बुलाई गई थी, जो लोग पहुंच गए थे, वो फिर स्थगित की गई, और ये तय किया गया कि मंगलवार को, मतलब आज दोपहर में 1 बजे ये बैठक होगी। तो जो पूरा जो मसला है वो इन्हीं 3-4 घंटे का कुछ डेवलपमेंट है, और वो क्या है जो कि मतलब आई है चीज, जो कि बाद में खबर में भी आई है, अखबारों में भी कहीं कहीं आई है, कि साहब वो जो यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का वो नोटिस दिया गया, उस पर निर्णय लेने वाले थे। तो वो रात में जो जयराम रमेश ने ट्वीट किया है 11:08 पर, उसमें ये हवाला है, इस बात का जिक्र है कि धनखड़ साहब जो है न्यायिक मामलों में कुछ घोषणा करने वाले थे। अब वो घोषणा क्या करने वाले थे, ये किसी को नहीं मालूम है। अब सरकार को हो सकता है कुछ भनक लग गई हो कि ये घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि जो जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में जो प्रस्ताव दिया गया, उसमें सारे विपक्ष के सांसदों के ही हस्ताक्षर हैं। उसमें बताते हैं कि 55 एमपीज ने, राज्यसभा के सदस्यों ने दस्तखत किए हैं, माने रूलिंग पार्टी के किसी मेंबर के साइन नहीं है। तो इसका मैसेज ये जाता है जनता जनार्दन में कि सरकार, मतलब जस्टिस, आपको याद होगा कि मार्च में वो जो घटना हुई थी दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर, कि वो जली नोट मिले थे और काफी नकदी मिला था वगैरह वगैरह।
तो उसका मैसेज ये जाता है कि इनको हटाने का जो प्रस्ताव आ रहा है या जिसको मंजूर किया जा रहा है उसमें सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि इसलिए रूलिंग पार्टी के मेंबर ने, किसी मेंबर ने दस्तखत नहीं हुए उस पर। आप समझ रहे हैं ना? तो इसको जो है ये जोड़ा जा रहा है कि भाई मतलब, अच्छा कुछ दिन पहले उन्होंने कृषि को लेकर भी सवाल उठाए थे, पब्लिक फंक्शन में उठाए थे, वहां कृषि मंत्री शायद उस कार्यक्रम में मौजूद थे, उनसे उन्होंने डायस से ही पूछा था, पोडियम पे ही भाषण देते देते पूछ लिया था कि भाई एक उपराष्ट्रपति पूछ रहा है कि आपने कहा था कि नहीं कहा था कि किसानों की आमदनी जो है दोगुनी हो जाएगी, और किसान जो है पिछले साल बैठे थे धरने पे, अब फिर जो है वो बैठने वाले हैं, तो काल चक्र अपनी जगह घूम रहा है, अभी कुछ होता जाता है नहीं, ये सब सवाल खड़े किए थे। तो देखिए विपक्ष ने जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था, हमको मालूम है ना, मगर इस बीच उन्होंने अपोजिशन को कुछ एकोमोडेट करना शुरू किया था। अब अगर इसको अगर पसंद नहीं किया जाएगा, अगर मतलब ये भाई रूलिंग पार्टी है उसके लिहाज से अगर आप नहीं चलेंगे, अगर इम्पीचमेंट जो है आने वाला है, महाभियोग प्रस्ताव किसी जस्टिस के खिलाफ जो है आ रहा है, तो उस पर दस्तखत नहीं है, और वो है काय के मामले में कि वो साहब नोट बरामद हुए थे, वो आग लग गई थी, आधे नोट जल गए थे, आधे, वो वाला मसला है, टोटल करप्शन का मसला है। और उसमें फिर ये अगर मैसेज जाएगा कि देखिए मतलब जो है सरकार जो है बचा रही है, संरक्षण दे रही है, हो सकता है भाई ये निष्कर्ष निकाला हो और इसका कोई संबंध रहा हो, तो फिर अचानक जो है फिर वो 9:30 बजे इस्तीफा आ गया और स्वास्थ्य कारण बता दिया गया। आप देखिए अगर स्वास्थ्य का भी एक कारण मान लें, भाई ठीक है 1% मान लीजिए कि हेल्थ एक इशू है, तो ऐसा होता है ना भाई कि मनाया जाता है, आदमी को रोका जाता है, कहा जाता है कि भाई हफ्ते भर रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, मगर जैसे ही वो चिट्ठी आई बीजेपी कैंप से या रूलिंग पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से, कोई एक आपने बयान नहीं देखा होगा, कोई एक एक्स पे कोई एक लाइन नहीं देखी होगी। कब नहीं देखी होगी? जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है 23 तारीख को, माने कल, 2 देशों की विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। 23 से 26 जुलाई को प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। आपके सामने, माने सरकार के सामने, वो पहलगाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का SIR से लेके और भी तमाम विषय हैं, और मतलब उनको रोका ही नहीं जा रहा। अगर हेल्थ कोई इशू है तो कहा जाता है ना ऐसा कि भाई 15 दिन रुक जाओ, भाई आप हाउस तो चला ही रहे हैं ना, और सारी बैठकें ले ही रहे हैं, और उनकी मतलब उनकी जो भाव भंगिमा है उसको भी देखिए आप, कल का जो पूरा कार्रवाई देखिए, बढ़िया चकाचक दाढ़ी वाड़ी बनी हुई है और वो अपना काम कर रहे थे, मगर अचानक 9:30 बजे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। मतलब ना कोई रोका जा रहा, ना टोका जा रहा, ना कोई एक बयान, बल्कि आज उसमें ये एक आया है कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि नड्डा जी ने स्पष्ट किया है कि कल 4:30 बजे की बैठक में हम गए नहीं, क्योंकि हम किसी दूसरे काम में बहुत व्यस्त थे, और हमने इस बात की सूचना जो है उनके कार्यालय को दे दी थी। किनके कार्यालय को? उपराष्ट्रपति या सभापति के दफ्तर को दे दी थी। आप बताइए, इस लेवल पे बात पहुंच गई थी कि सूचित किया जा रहा है कार्यालय को, जबकि मतलब ये परंपरा रहती ही है, और मतलब इतना प्रोटोकॉल तो होता ही है कि 1 to 1 चीजें बता दी जाती है कि सर मतलब इसको आधा घंटे आप बता लीजिए, आप 4:30 की जगह 5:30 कर लीजिए, हमारी असल में 4:30 बजे, क्योंकि भाई राज्यसभा के सभापति है ना, उपराष्ट्रपति है ना, आपके मतलब संविधान तो को इसमें जो निकल के ये भी आ रहा है राजेश कि ये जो मतलब हमारे लिए या सरकार के लिए, खासतौर जो सत्ता में जो लोग हैं उनके लिए, ये जो संसदीय प्रणाली या संसदीय जो पद हैं और उसके जो लोकतंत्र है, ये लगातार देखने को मिल भी रहा है, जिसको मेरा जो बृहत्तर बिंदु है इस पे कि धनखड़ के जाने के तो बहुत सारे उस पे कयास चल रहे हैं, पर इसका दरअसल मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो लगातार उसमें
जिसने ठीक से अपने काम तो नहीं किया, ये तो हम कह सकते हैं उनके बारे में। और अब जब वो जा रहे हैं तो हम उनके तरीके के बारे में भी सवाल कर रहे हैं। पर मोटे तौर पे बात ये है कि लगातार हम इस लोकतंत्र का ही शरण हो रहा है, संसदीय प्रणाली का ही शरण हो रहा है। जिस समय आप विपक्ष आया तो आप साथ में बैठ के बात नहीं करेंगे, आपके पास टाइम नहीं है, सभापति बुला रहा है बैठक के लिए, प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है संसद के लिए, वो मालदीव जा रहे हैं दरअसल। 2 देशों में से एक देश जो है, एक मालदीव, एक यूके। हाँ, उनमें से एक देश जो है वो मालदीव है, जो शायद पता नहीं लक्षद्वीप से बड़ा है कि नहीं है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं। पर वो उसके कारण वो संसद में नहीं रहेंगे क्योंकि वो मालदीव जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक साथ की खबर। तो इसका दरअसल जो मतलब जो हमको समझ में आना चाहिए, जिसके कारण जिसकी चिंता भी करनी चाहिए, वो ये कि ये जो पूरी प्रणाली और ये जो लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली है, ये अपने आप में अपना जो औचित्य, प्रासंगिकता, अपनी मजबूती खोती हुई दिखलाई पड़ती है, जिसको लेकर अब देखना पड़ेगा कि जो अगला जो आएगा, वो धनखड़ साहब से खराब होगा या उनसे बेहतर होगा। क्योंकि ये भी आगे की देखने वाली बात है, क्योंकि वो भी एक तरह का विषय है। और लोग बहुत सारी अलग-अलग तरह की बातें तो कर रहे हैं, ताकि पूरा दिन भर, अभी हम दोपहर हो रही है मंगलवार की जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर दिन भर से मैं सुनता रहा लोगों को कि लोग अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं, आरएसएस के बारे में और मोदी जी के बारे में, उनके रिटायरमेंट के बारे में, दुनिया भर की चीजें हो रही। पर मुझे लगता है कि बजाय उनके जो साफ सामने है, वो सामने ये है कि ये आदमी जो यहाँ पे इस पद पर था, जिसने इसको दरअसल कोई इसमें इसकी शान तो नहीं बढ़ाई उन्होंने वहां बैठ के ये भी कहा कि आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और वो उसके भयानक प्रशंसक है। और खुद को उन्होंने कहा कि मैं उनका एकलव्य हूँ। तो अगर वो एकलव्य हैं या थे, तो उनको शायद उनका अंगूठा जो है मांग लिया गया जो है अभी इस बार जो सत्तारूढ़ दल है उनके साथ। इसके अलावा जो है लगातार उनका जो रवैया रहा, उन्होंने ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाइयों का समर्थन किया, जो विपक्ष में था, जिनका कोई कन्विक्शन रेट हम जानते हैं कि कितना खराब है इस बात को। तो वो आदमी लगातार, जिसको बोलते हैं ना कि एक शोर बढ़ाता रहा पूरे समय जब तक वो उस पद पे रहे। और उसके पहले वो जब वहां रहे, ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री रही वहां बंगाल में, तो वो राज्यपाल रहे वहां पे, तो वहां भी उनका रवैया इसी तरह का रहा, वहां भी कुछ अलग इस तरह से नहीं रहा। तो ये जो जिसको कहते हैं कि काम खराब बिगाड़ने वालों को हम कितनी तवज्जो देनी चाहिए हमें, और उसको लेकर हमें कैसे देखना चाहिए राजेश? नहीं, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन इसमें एक ये एडिशन करता हूं मैं कि देखिए, आप मतलब कुल मिला के सार ये है कि जब तक आप मतलब हमारे हिसाब से चलेंगे, आप भले ही लाख शोर करते रहिए, आप शोर क्या, आप कोलाहल मचा दीजिए, एकदम हंगामा मचा दीजिए आप, मगर जब तक आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, तब तक आप तमाम शोर के बावजूद, हो हल्ले के बावजूद और विवादित टिप्पणियों के बावजूद आप रहेंगे, और बड़ी मस्ती के साथ रहेंगे। मतलब मतलब जिस रूप में आपको स्वीकार किया गया है, आपको एंट्री दी गई है, आप उसमें बने रहिए, उसी खाके में आप बने रहिए। आप इधर उधर होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। बस ये एक लब्बो। हाँ, तो ये जो बात, इसको मैं दूसरे वाक्य से की तरह कहता हूँ कि आपका काम संसद को या राज्यसभा को चलाना नहीं था, आपको नहीं चलाने देना चाहिए। आपका काम ये था। और जैसे ही आपने वो काम ठीक से नहीं किया, नहीं संसद राज्यसभा को ठीक से नहीं चलाने का, तो आपसे कहा गया कि भाई साहब देख लीजिए फिर आप। भाई इसी जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में ही लोकसभा में भी तो कितने 150 करीब सांसदों ने साइन किए ना, तो उसमें जो है एनडीए के सांसद भी हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसमें एनडीए के सांसद भी हैं, और यहाँ एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का कोई मेंबर नहीं है। आप समझिए इस बात को।
तो मैं ये कह रहा हूं कि अब जो वहां पे जो स्पीकर साहब हैं अपने ओम बिरला साहब, वो जब तक बिरला है, मतलब जिस रूप में उनको स्वीकार किया गया है तब तक वो रहेंगे। और जहां वो थोड़ा सा भी उन्होंने वो किया, तो फिर अब आज की स्थिति क्या है? अब फैक्ट ये है कि आप देखिए, कल्पना तो कीजिए कि जो शख्स कल तक उपराष्ट्रपति था, आज उसको सवाल इस बात का है क्या एक विदाई भाषण देने का अवसर दिया जाएगा, फेयरवेल स्पीच। भाई आप ही तो किसने बनाया था उस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति? अच्छा, टेक्निकली या कागज पर इस्तीफे का कारण क्या है? भाई इस्तीफे में तो कारण तो धनखड़ साहब ने यही लिखा है ना कि स्वास्थ्य कारणों से, और डॉक्टरों ने उनको ऐसा ऐसा सलाह दी है। उन्होंने वो तो सब नहीं लिखा है, तमाम कारण जो जो मतलब कहा जा रहा है, जो असल में है, जो असल में है, तो असली कारण है वो तो नहीं बताया है उन्होंने। तो उनको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए भैया? अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो आज दोपहर में 12:15 बजे जो ट्वीट किया या एक्स पे जो उनको मतलब एक तरह का विदाई उनका आभार व्यक्त किया, शुभकामनाएं वो भी दो लाइन का है। मोदी जी ने जो उनके बारे में लिखा है वो 2 लाइन में, उससे ज्यादा तो अजीत दादा पवार का आज जन्मदिन है, धनखड़ साहब से ज्यादा लाइनें तो उन्होंने, मोदी जी ने पवार साहब को, अजीत दादा पवार को, जिनको वो चुनाव के पहले कसीदे पढ़ने में लगाए हैं जो। भाई इन सब चीजों का अर्थ है, इनका अर्थ है। बड़ी सादगी के साथ उन्होंने विदाई दी है धनखड़ साहब को कि तमाम भूमिकाओं में उन्होंने देश की कल्याण के लिए या देश के लिए काम किया, और मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। अब आप इसका अर्थ निकालिए आप। एक तो बिल्कुल ये जो चुपचाप हो रहा है ना, ये देखिए, ये क्या मतलब इतना जितना दिखाई दे रहा है जो कुछ अपने को, क्या वैसा ही है क्या? बहुत मासूमियत भरा हुआ लग रहा है मुझे तो, बहुत ही है। धनखड़ साहब का जाना बिल्कुल मासूमियत से भरा हुआ एक कृत्य है। सबको पता है। अच्छा, जा रहे हैं आप तो जाइए, सब सेहत खराब है जाइए, कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छे से रहिएगा, कोई नहीं, कोई विदा पार्टी क्या, जो तब सेहत खराब है तो कहा कि विदा पार्टी समोसे कहाँ खाएंगे, छोड़िए, आप अपना सेहत का ख्याल रखिए। तो ये जो इतने प्यार और मासूमियत के साथ जो हो रहा है हमारे लोकतंत्र और संसद के साथ, आई थिंक ये बहुत मजेदार है। और इसलिए ये भी जरूरी है कि हम सब लोग साथ में मिलके उसको बहुत चौकन्नी निगाहों से देखते रहें कि आगे क्या क्या किस तरह से होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं और संसद ही जहां जब जुटती है तभी देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पे खुल के और एक जवाबदेही के साथ वहां पर बात हो सकती है। और इसलिए ये जरूरी कि इस एन वक्त पे जब ये इस तरह से एक बड़े पद पे आसीन व्यक्ति का चले जाना, वो एक थोड़ा सा तो चकित करने वाली बात है, पर बहुत चौंकाने वाली बात भी नहीं है। और इसको लेकर बहुत ज्यादा ये कोई संसद का और भारत के लोकतंत्र का कोई बहुत बड़ी नुकसान नहीं हुआ है उनके इस्तीफा देने और चले जाने से, ऐसा मुझे लगता है। और हम इस पे लगातार आगे भी बात करते रहेंगे। और अभी तो बहुत सारे और भी विषय जो बिहार चुनाव को लेकर है, पहलगाम को लेकर है, सिंदूर को लेकर है, टैरिफ को लेकर है, दुनिया भर के जो बड़े बड़े निर्णायक मुद्दे जिन पे बातचीत होनी है, जिस पर ध्यान रहना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह के छोटे मुद्दे लाकर उन बड़े मुद्दों की तरफ से आपका ध्यान हटाने की कोशिश भी की जा रही होती है। इन सब बातों को लेकर हम सबको सावधान और चौकन्ना दोनों रहना चाहिए। कल से तो यही हो रहा है, अभी इसमें ही उलझे हुए हैं लोग। अभी धनखड़ साहब में उलझे हुए हैं सारे, ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम और वो सब विपक्ष और सब लोग जो है इसी में उलझे। तो इसलिए हम लोग इस पे लगातार ध्यान बना के रखेंगे कि इसको आगे किस तरह से जाने वाला है। और आप भी ध्यान रखिएगा अपना और देश का भी। इस प्रोग्राम को अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। अपना ख्याल रखिए और हम फिर मिलेंगे।
नमस्कार।